FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अनिल पुंज। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन अभी भी इस दिशा में निरंतर काम करने की आवश्यकता है और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में डॉक्टर्स लगे हैं, एक्सपर्ट्स लगे हैं। बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स की वजह से इलाज करने की जो पद्धति है उसमें आसानी मिली है, लेकिन फिर भी चुनौती कम नहीं हुई है। इस चुनौती को आप और हम और हमारे एक्सपर्ट्स मिलकर कम कर सकते हैं, केवल जागरूक रहकर। और ये चुनौती है कैंसर की। और कैंसर आप सभी को मालूम है कई प्रकार का होता है, लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और इसकी मैनेजमेंट को लेकर। इस विषय पर जानकारी देने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस समय हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर संतोष इरिंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी, PGI चंडीगढ़। तो सबसे पहले डॉक्टर संतोष, प्रोग्राम FM लाइफलाइन में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। घर बैठे बिठाए हमारे श्रोताओं को जानकारी मिलेगी और उन्हें एक रास्ता मिलेगा। सबसे पहले वही बात आती है कि ब्रेस्ट कैंसर आखिर है क्या और इसके लक्षण क्या हैं? एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर हमारा पॉपुलेशन में, स्पेशली महिलाओं में देखेंगे तो वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है जी। उसके बावजूद उसके ऊपर अवेयरनेस अभी भी इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए ऐसा प्रोग्राम्स का ऑब्वियसली ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा ही है। ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं होता है वो इससे बचे। हो सकता है तो वो इनिशियल मेनार्की के बाद शुरू होके ओल्ड एज तक हर ग्रुप ऑफ महिलाओं में होने के चांसेस, मतलब हर कैटेगरी को हो सकता है, संभावना रहती है जी। तो 30 से 40% लोगों में हो सकता है कोई सिम्टम ही ना हो, लेकिन एक्सीडेंटली पता चलता है जब वो अगर 45 साल के ऊपर रेगुलर अचानक पता लगता है। हो सकता है लाइक मोस्ट कॉमनली लोग आते हैं हमारे पास गांठ लेके, जो एक्सीडेंटली पता लगता है। नहाने के समय पे लोगों को पता लगेगा जब वहाँ पे हाथ लगता है तो कुछ अलग सा नजर आता है। यस जी। तब वो पहली बार उस चीज़ को लेके ज़्यादा अवेयर होता है जी, एंड हमारे पास आता है जी। उसके अलावा भी कभी कभी निप्पल से डिस्चार्ज, पानी जैसा निकलना है निप्पल से, और कभी कभी हो सकता है ब्रेस्ट में गांठ ना हो लेकिन आर्मपिट में भी गांठ लेके भी आ सकते हैं लोग, उसके आसपास कहीं आसपास। हाँ जी। सो यही मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। ये तो डॉक्टर वो लक्षण हैं जो नज़र आते हैं, जो पकड़ में आ जाते हैं आम इंसान के। जैसे आपने कहा कि नहाते हुए या अपने आप को देखते हुए शीशे में आप देख रहे हैं तो आपको लगता है कि कुछ अलग सा नज़र आ रहा है जो पहले नज़र नहीं आता था। तो जैसा कि आपने बताया कि कई बार लक्षण पता नहीं चलते, अचानक होता है, ऐसा क्यों होता है? जनरली कैंसर का ग्रोथ बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है जी, इसीलिए जब तक वो पता लगने का स्टेज में आने तक टाइम लगता है। इसीलिए जब तक एक अच्छे खासा गांठ ना बने मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे पास आएंगे ही नहीं है, क्योंकि जैसा वेस्टर्न कंट्रीज है हमारे पास एक फिक्स्ड स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल तो है नहीं है। इसीलिए हम रेगुलरली हम लोगों को इसीलिए बोलते हैं 40 या 45 साल के ऊपर जाएंगे तो हर साल एक मैमोग्राफी कराने के लिए इसीलिए बोलते हैं, ताकि हम इस प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स जो विदाउट सिम्टम्स के साथ आते हैं उसको अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं, एक सही मौके पर पकड़ा जाए। हाँ जी। तो वो स्क्रीनिंग से पता चल जाता है, स्क्रीनिंग से पता चलेगा कि यहाँ प्रॉब्लम है कोई। हाँ जी। और टेस्ट करके उसको कंफर्म करेंगे जी, उसका एक सुई का जांच करके उसको कंफर्म करते हैं, कोर नीडल बायोप्सी करके बोलते हैं। तो वो 100% कंफर्मेशन हो जाती है। 90 to 95% सेंसिटिविटी उसका होता है, हायर सेंसिटिविटी है, तो आराम से उसमें पता लग जाए जी। इसीलिए हम बोलते हैं ट्रिपल असेसमेंट करके बोलते हैं जी, जिसमें होता है एक हमने क्लिनिकल असेसमेंट जो डॉक्टर खुद अपना हाथों से जो एग्जामिनेशन करते हैं उसका डिटेल्स, दूसरा मैमोग्राफी का डिटेल्स, तीसरा जो सुई का जांच। ये तीनों का
जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मिलाकर देखेंगे और हमको कभी भी सस्पिशन है तब उसको ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस बनाएंगे। हेलो जी, एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से। हाँ जी, आप इस प्रोग्राम में नियमित तौर से भाग लेती हैं और हमारे एक्सपर्ट से बातचीत भी करती रहती हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बेदी जी, हाँ जी, वो ब्रेस्ट कैंसर को लेके है और इसकी मैनेजमेंट को लेकर है। और हमारे साथ इस वक्त पीजीआई के एक्सपर्ट डॉक्टर संतोष बैठे हैं। तो हाँ जी, अब तभी मैंने कॉल किया। हाँ हाँ जी। अपना सवाल आप उनसे कीजिए। अच्छा, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये ब्रेस्ट कैंसर असिम्प्टोमेटिक भी हो गया? सिम्टोमेटिकली भी होता है, बहुत लोगों को एसिम्टोमेटिक भी मेरी रहते हैं। कजन सिस्टर को ना ऐसे हॉट फ्लैशेस आते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये ड्यू टू मेनोपॉज है कि मेरे को ऐसे आते हैं। ओके, एक दिन थोड़ी तबीयत बिगड़ी, जब सारा चेकअप कराया तो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। मतलब कि सिम्टम ना भी हो तब भी क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? एक्चुअली दैट इज़ वाई बहुत लोगों को विदाउट एनी सिम्टम्स ही प्रेजेंट करते हैं, बट ठीक है मोस्ट जी। ऑफ द टाइम्स हम इसीलिए रेगुलरली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि वो जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद का एग्जामिनेशन हाँ, करना हाँ जी। सबको आना चाहिए। वो रेगुलरली अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करते रहना चाहिए और जो भी एबनॉर्मल लगता है तब इमीडिएटली जी। डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और हाँ जी, जिसको 45 साल से ज़्यादा होता है उनको हम एडवाइस करते हैं कि रेगुलरली एटलीस्ट साल में एक बार मैमोग्राफी करवाना चाहिए, ताकि ठीक है जी। अगर कोई भी ब्रेस्ट कैंसर होता है तो भी थोड़ा अर्ली स्टेज में हमको पता चले। बिल्कुल ठीक। Yes. डॉक्टर साहब, मैं तो 23 साल से 24 साल से योग में हूँ, तो हमें ना वो मेमोग्राम करना हाथ से सिखाते हैं। ओके, मतलब कि दूसरी साइड से थोड़ा सा हाँ जी। प्रेस करके अपनी ओर, तो उससे भी हम लोग जांच करते रहते हैं, पर मेरे ख्याल में हमें मेमोग्राम करा लेना चाहिए। करा लेना चाहिए, क्योंकि हाँ है ना, जी। जब बहुत छोटा सा होता है बहुत बार ये हाँ भी जी, होता है कि हमारा हाथों से पता ना नहीं चले, पता लगता है। हाँ। नोड्यूल होता है, फिर वही बढ़ता है। तब हाँ जी, अगर हाँ जी, छोटा हाँ सा जी। नोड्यूल है, अगर वो हाथ से पता ना चले, अगर वो हाँ जी। मैमोग्राफी में पिक हो जाएंगे तो और जल्दी वो उसका डायग्नोसिस हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। थैंक यू डॉक्टर, ओके। थैंक यू सो मच। बेदी जी, हाँ जी, जिस तरह की जागरूकता आपने अपनी बातों में बताई है, बस हाँ मुझे जी। लगता है कि इस बीमारी को लेकर इस तरह की जागरूकता हर किसी में हो तो इस प्रॉब्लम को शुरुआती दौर में पकड़ा जा सकता है। शुरुआती दौर में पकड़ जी डॉक्टर साहब। यस जी, एग्जैक्ट। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिल। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर केवल क्या महिलाओं में ही होता है कि पुरुषों में भी हो सकता है? पुरुषों में भी हो सकता है सर, महिलाओं में वो ज़्यादा कॉमन है, लेकिन पुरुषों जी। में भी होने की संभावना होता है। इसलिए अगर कभी भी स्पेशली दोनों के लक्षण एक जैसे हैं? एक जैसे हैं। जनरली पुरुषों में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हेरिडिटरी होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। तो हर गांठ क्या कैंसर ही हो? ज़रूरी नहीं है सर। बहुत सारी जो गांठें हैं उनके बारे में आप टेस्ट करते हैं, हाँ जी। तो उसमें कितनी परसेंटेज रहती है? 100 लोगों को अगर गांठ के साथ आएंगे, हो सकता है उसमें 60 से 70 में कुछ हो ही नहीं सकते और 30 में हो। जी। अगर किसी का फैमिली में कोई अर्ली एज में भी कैंसर के साथ कोई प्रेजेंटेशन था, ऐसे लोगों में गांठ का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि ऑपोजिट ब्रेस्ट कैंसर के लिए सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट हो रखा है और फॉलोअप में है, लेकिन दूसरी साइड में भी गांठ के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इमीडिएट जो रिश्तेदार हैं या कहीं भी आपके दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं वहाँ कहीं आपको पता चलता है कि फलां रिश्तेदारी में कैंसर की प्रॉब्लम थी? अगर आपको इस तरह का मालूमात होती है तो क्या वहाँ संभावना रहती है इस बात की? संभावना रहता है सर, 100% ये नहीं बोल सकते कि ओनली इमीडिएट रिलेशंस में होगा तो तभी होगा, ऐसा करके नहीं है। बट इमीडिएट रिलेशंस में या 2 जनरेशन्स में अगर है तब नेक्स्ट जनरेशन में आने के चांसेस ऑब्वियसली जेनेटिक वाले कंपोनेंट्स में ज़्यादा होता है। जेनेटिकली ये ट्रैवल करता है? ट्रैवल करता है। ट्रैवल करता है। यस। आप कहते हैं कि टेस्ट करवाने चाहिए या जांच करवानी चाहिए जो नॉर्मल व्यक्ति भी है। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए क्या इस मामले में जो टेस्ट हैं वो अलग से हैं कि एक जैसे हैं? टेस्ट तो एक ही जैसे है सर। जनरली जो हम स्क्रीनिंग मैमोग्राफी जो रेगुलरली हम स्क्रीनिंग के लिए एडवाइस करते हैं वो फीमेल्स के लिए करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पुरुषों के लिए वो इतना रेगुलरली एडवाइस नहीं करते स्क्रीनिंग के लिए। अगर सिम्टम हो
तभी उनको आगे के लिए इवैल्यूएट करते हैं। रीज़न बीइंग ये महिलाओं का मोर कॉमन कैंसर है, लेकिन पुरुषों में उतना कॉमन कैंसर नहीं है। लेकिन हो सकता है। हो सकता है, अगर कोई गांठ के साथ किसी को डाउट आएगा तो तब ज़रूर उनको इवैल्यूएट करवाना चाहिए। जी, तो डॉक्टर संतोष, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को जिसे गांठ नहीं है, जिसे इस तरह की कोई समस्या अपने सामने नज़र नहीं आती, अपनी बॉडी पे नज़र नहीं आती है, वो चाहता है कि मैं किसी ऐसे संभावित खतरे से बचने के लिए या सही समय पर डॉक्टर को दिखाने के लिए मैं टेस्ट करवाऊं, तो वो कौन से टेस्ट हैं जो उसे करवाने चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति को? एक नॉर्मल व्यक्ति को पहले चीज़ अपना डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से क्लिनिकल एग्जामिनेशन पहले करवाना है। फीमेल्स में ख़ास तौर के हम ये एडवाइस करते हैं कि अपना गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जहाँ पर वो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं अपना प्रॉब्लम्स जो भी शेयर करने के लिए। सो वहाँ पर एक रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपना क्लिनिशियन से करवाना है। अगर उसमें कोई डाउट है, उसके आगे के लिए इन्वेस्टिगेशंस के लिए अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी के रूप में करना ज़रूरी है। आमतौर से ये कहा जाता है महिलाओं के लिए कि आप खुद भी अपने आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक हमारी जो श्रोता हैं उन्होंने भी कहा, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, इलेबोरेट कीजिए। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होते हैं। पहले चीज़ होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें हर महिला अपना खुद का ब्रेस्ट को पैल्पेट करके, मतलब छू करके देखेंगे। जनरली लेफ्ट ब्रेस्ट का देखने के लिए राइट हैंड यूज़ करके अपना उंगलियों को यूज़ करके उसको रोल करना चाहिए ब्रेस्ट के स्किन के ऊपर। अगर कोई अपना ब्रेस्ट में कोई गांठ जैसा पता लग रहा है, जनरली वो हम रोटेटरी मोशंस करके बोलते हैं, जो राउंड करके अराउंड द निपल सारा चीज़ें अपने खुद अपना हाथों से देखना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना ब्रेस्ट का नॉर्मल मॉर्फोलॉजी खुद पता लगता है अच्छे से। तभी करने के लिए हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद करने के लिए हम जनरली एडवाइस करते हैं जी, क्योंकि उसी टाइम पे वो ज़्यादा आसान भी होता है जी। जनरली नहाने के बाद अपना मिरर में देख के, सामने देख के, पहले कुछ एबनॉर्मलिटी दिख नहीं रही वो देखना पड़ेगा, उसके बाद अपने हाथों से छू करके देखना पड़ेगा। अगर कोई अपना ब्रेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटी लग रहे हैं तब ऑब्वियसली उनको आगे क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, जो एक सर्टिफाइड डॉक्टर इन द फॉर्म ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट और एनी जनरल सर्जन उनसे करवाना चाहिए। मतलब जैसे ही शंका आपको लगती है, आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि कहीं ये कुछ है तो नहीं, हाँ जी, तो वो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो गांठ कैंसर ही होगी, ज़रूरी नहीं कि हर गांठ कैंसर, कभी कभी हो सकते हैं, हमें जो उनको लगता है वो ज़रूरी नहीं कि वो गांठ ही ना हो। ऑब्वियसली दे आर नॉट यूज्ड टू ऑल द एग्जामिनेशन जी, इसीलिए हम बोलते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए जाएं। अगर डॉक्टर को खुद भी कुछ डाउट लगता है तब आगे के लिए मैमोग्राफी के लिए बोलते हैं जी। अगर 40 साल से कम उम्र है अल्ट्रासाउंड से इवैल्यूएट करते हैं, अगर 40 साल से ज़्यादा है तब मैमोग्राफी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल का इस पर क्या प्रभाव रहता है कैंसर को लेकर? क्या हमारी जो खान पान की आदतें हैं, सारा दिन हम बैठे रहते हैं और कहीं भी हम फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, तो क्या इनका भी कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो बने रहते हैं? यस सर। अगर रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो ओबेसिटी और अल्कोहल दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए ज़्यादा आदत पड़ी रहते हैं। ऐसे लोगों में कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है। नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर में तो ज़्यादा है, वैसे तो बाकी टाइप का कैंसर्स भी इन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मोर ओवर ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर भी, ब्रेस्ट फीडिंग को बोलते हैं, अगर रेगुलरली करेंगे और अपना हर बच्चे को 1 साल तक स्तनपान करवाती है, स्तनपान करा रहे हैं, तो तब द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर भी कम होता है। इसका मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत आवश्यक है बच्चे के लिए भी और माँ का फ्यूचर के लिए भी। जी जी जी। तो डॉक्टर, आपने ये बताया जैसे मोटापा और लाइफस्टाइल की बात बताई, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो लोग एक्टिव रहते हैं, डेली एक्सरसाइजेस करते हैं, बिल्कुल फिट रखते हैं, खाने पीने में जिस तरह से एक्सपर्ट्स एडवाइस उनको देते हैं या वो सुनते हैं कहीं से, वो एक्टिव रहते हैं, तो क्या उनमें चांसेस कम हो सकते हैं? इसका कोई लेना देना है? इनका ज़रूर लेना देना है सर। ये तो अब ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है। हाँ। लेकिन उनका चांसेस मोटापा जिसको है उनसे कंपेयर करेंगे तो ज़रूर कम है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 100% वो
पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि उनमें कैंसर नहीं होता है। वो किसी को भी हो सकता है। किसी को भी हो सकता है। तो फिर आप हमें ये बताइए कि जिन्हें आप रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, उस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन्हें कई बार वो होता नहीं है, हाँ जी, और जिन्हें वो रिस्क फैक्टर नहीं है उन्हें हो जाता है। यही तो चांस की बात है, अभी तो बात कर इसमें रहे थे साइंस सर। क्या कहती है? साइंस तो यही बोलता है कि प्रोबेबिलिटी अगर रिस्क फैक्टर्स जिसमें होता है उसमें बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। अगर जिसमें रिस्क फैक्टर्स कम हैं वो प्रोबेबिलिटी कम रहते हैं। हम जब बोलते हैं रिस्क फैक्टर मॉडिफाई करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी कम कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं हो सकते। नेचुरली अगर होने के लिए पॉसिबिलिटी है तब तो होगा ही वो। इसका मतलब कि हमें बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो इस मामले में लेकर आगे बढ़ना है, चाहे वो आम व्यक्ति है, और डॉक्टर तो हाँ जी, अपने हिसाब से चलते ही हैं। Yes. और डॉक्टर साहब, आप जनरल सर्जन हैं इस मामले में, और डेली आप बहुत सारी सर्जरीज करते होंगे, आपको क्या महसूस होता है? अच्छा तो महसूस नहीं होता है सर जी। किसी को ऑब्वियसली बीमारी के साथ देख के तो अच्छा तो कभी नहीं लगता है, बट एक ही चीज़ है, अगर उस बीमारी से हम उसको छुटकारा दे सकते हैं तो ऑब्वियसली एट द एंड सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही है। आपको लगता है कि वाकई मैंने इस मरीज को ठीक किया है या इसको एक लेवल तक पहुंचाया है? ज़रूर। तो दोस्तों, आज के हमारे FM लाइफलाइन प्रोग्राम में एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संतोष इरिंकी, और ये जनरल सर्जन हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर PGI चंडीगढ़ में। आज हमें ब्रेस्ट कैंसर और इसकी मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर संतोष आप दे रहे हैं, और जिस तरह आपका नाम है उसी तरह आपकी बोलवाणी है, मैं कहूँगा, और बड़े इत्मीनान से आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए दे रहे हैं। और ये मुस्कुराहट जब मुझे लगता है कि किसी मरीज को मिलती होगी, नज़र आती होगी, तो वो अपने आप को समझता होगा कि मैं सुरक्षित हाथों में हूँ। ये मेरा मानना है आपको मिलने के बाद। तो डॉक्टर साहब, अब हम कुछ और प्रश्न आपसे करना चाहेंगे। इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर यानी IBC, ये क्या है? इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर ये एक टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है जो तेजी गति से बढ़ता है। पूरा ब्रेस्ट में लाल लाल सा बनना और सूजिश हो जाना और दर्द होना और गर्माइश रहना स्किन के ऊपर, फीवर की जैसा जो लोकलाइज्ड सिम्टम्स जैसा रहना, वो सारा रहते हैं। जब भी होता है ये बहुत तेज़ी गति से बढ़ता है, और उसका बाकी टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के हिसाब से हमें कंपेयर करेंगे तो इसका आउटकम्स थोड़ा पुअर है। जनरली यंगर पेशेंट्स में हो जाता है और बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। इसीलिए जब भी ये सारा फीचर्स दिखते हैं सो इमीडिएटली डायग्नोसिस के लिए एक डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में कभी कभी हो सकता है, जैसे हमने पहले बात किया, गांठ कभी पता नहीं लगता है। कभी कभी हम मैमोग्राफी में भी उसमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें पूरी की तरह में ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इसलिए अलग से गांठ पता लगना मुश्किल हो जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया इन्फ्लामेटरी, और इसके साथ साथ एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, जब भी कैंसर की बात होती है तो स्टेजेस की बात होती है। तो स्टेजेस कितनी होती हैं और कौन सी स्टेज तक आप उसे पकड़ लेते हैं, उसे रोक लेते हैं या उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं? ब्रेस्ट कैंसर में एक्चुअली टोटल 4 स्टेज होता है सर। चौथी स्टेज तब बोलते हैं अगर वो ब्रेस्ट के अलावा बाकी ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो जाएगा तो तब चौथी स्टेज बोलते हैं। लेकिन ब्रेस्ट में बाय आवर फॉर्च्यून और मिसफॉर्च्यून हमको हर स्टेज का ट्रीटमेंट है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी हमको पकड़ में आएगा उसका आउटकम उतना अच्छा भी होता है जी। स्टेज 4 में अभी मतलब मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर जो बोलते हैं हम, जो स्प्रेड हुआ है अलग जगह पे भी, उनके लिए भी ट्रीटमेंट है, लेकिन उनका आउटकम्स बाकी स्टेजों से कंपेयर करने में इतना अच्छा नहीं होता। तो सभी स्टेजेस में पेन होती है या पेनलेस होता है? पेन तभी होता है अगर स्किन इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया या वहाँ पर एक जख्म बनना शुरू हो जाएगा, तभी उसका दर्द वगैरह होना हो जाता है। नहीं होगा तो जनरली पेनलेस होता है वो। जी। तो डॉक्टर साहब, अब ये तो बात हो गई कि ये कैंसर है, क्यों होता है, उसकी वजह क्या है। अब हम ट्रीटमेंट सेगमेंट की ओर आते हैं। ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शंस हैं, और क्या मरीजों को पहले ट्रीटमेंट से अब जो वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें उनको आसानी लगती है, आराम लगता है? तो थोड़ा सा हमें बताइए। पहले के कंपैरिजन में ज़रूर ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत सुधार आया है और ओवरऑल सर्वाइवल भी अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है जी। लास्ट 10 to 15 ईयर्स में कीमोथेरेपी भी इतनी तरीक़ों की कीमोथेरेपी आ गई कि उनको ओवरऑल आउटकम
ज़रूर इम्प्रूव हुआ है। अगर ट्रीटमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो ओवरऑल ब्रेस्ट कैंसर को 3 तरीका ब्रेस्ट कैंसर में देखते हैं ट्रीटमेंट के हिसाब से: अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में मेन ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। सर्जरी के बाद आगे के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, वो जो गांठ हम सर्जरी में निकाल के टेस्ट के लिए भेजेंगे उसे देखने उसी के के ऊपर डिपेंड जी, होता है। डिपेंड होता है। लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर मतलब ये ना इतना बुरा भी नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर को अच्छा माना जाता है और मेटास्टेटिक को बुरा माना जाता है, तो ये मिडिल पाथ में रहते हैं। इसमें स्प्रेड होने के चांसेस तो अर्ली का कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है, इसीलिए उनको पहले हम कीमोथेरेपी देते हैं। हम पूरी तरह कीमोथेरेपी दे के उसको फिर से एसेस करके तब सर्जरी करते हैं जी। तीसरा टाइप होता है मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें ऑलरेडी स्प्रेड होने के बाद मरीज हमारे पास आते हैं। तब ये तीसरी टाइप में कभी सर्जरी की ऑफर कभी नहीं देते हैं। उसमें कीमोथेरेपी या एंडोक्राइन थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, ऐसा 4 तरीके का होता है। उसमें ट्यूमर की टाइप के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले देखना पड़ता है कि करना क्या है। एग्जैक्टली। और वहां तक पहुंचने के लिए जाहिर सी बात है कि मरीज का पूरा सहयोग आपको चाहिए। तो क्या मरीज आपको पूरा सहयोग देते हैं जब जब आप बुलाते हैं या उन्हें कुछ करने के लिए कहते हैं? ज़रूर सर। एक बार डायग्नोसिस होने के बाद आज तक कभी मेरे को ऐसा पेशेंट मिला नहीं कि जो सहयोग नहीं दिया। इसका मतलब जागरूकता है। हाँ जी, जागरूकता है। ये इच्छा है कि मैंने ठीक होना है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कीमोथेरेपी की बात होती है उसके बाद हम देखते हैं कि मरीज में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाल जो हैं झड़ने शुरू हो जाते हैं, भूख समाप्त होने लगती है। तो ऐसे में उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए? उसके लिए आप जो कहेंगे वो तो करना है। उसके अलावा परिवार में रहते हुए, मरीज को खुद घर में रहते हुए किस तरह से अपने आप को, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है और खाने पीने में किन बातों का ध्यान रखना है? कीमोथेरेपी आज इतना इम्प्रूव हो गई कि ऐसे कोई परहेज रखने की ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, जो मन चाहिए पेशेंट खा सकता है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी इन लोगों में खाने की इच्छा बहुत कम होता है। हम और रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो लोग और भी कम कर देते हैं खाना पीना, तो उससे फिर और वीकनेस होना चाहिए। जितना ज़्यादा वीक होता है उतना ज़्यादा इम्यूनिटी भी कम हो जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी ऑलरेडी इम्यूनिटी का कैपेसिटी कम कर देते हैं। इसीलिए ऐसा मरीजों में हम उनको जो मन चाहिए खाने देना है और घर में मैक्सिमम साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को जो चाहिए वो देना है। उनका विल पावर को इम्प्रूव करने के लिए रिपीटेडली बात करते रहना है, उनको वो हौसला देते रहना चाहिए। हाँ, हर वक्त उसकी बीमारी के बारे में बात करने की बजाय हाँ जी, कि पूरे घर के माहौल को खुशनुमा बनाया जाए। हाँ जी, ताकि उसे लड़ने की क्षमता पैदा हो। एग्जैक्टली। और हमारा फैमिलीज में ये भी प्रॉब्लम होता है कि कोई बीमार हो गए तो ज़्यादा लोग घर आके उसको देखना शुरू कर देते हैं, वही बात को बार बार रिपीट करने लगते हैं, फिर वो वही बात बार बार बताता है। हाँ जी। तो इससे अच्छा है कि उससे कुछ और बातें की जाए। 100%। और घर में थोड़ा लोगों का आना जाना थोड़ा कम कर देंगे तो थोड़ा रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस भी कम हो जाएगा। जी। तो डॉक्टर साहब, अब 2 सवाल मेरे और हैं आपसे। एक आपसे जानना चाहता हूं कि क्लिनिकल ट्रायल जो है उसमें भाग लेने वाले किस तरह से आप उनको तैयार करते हैं, या उसमें भाग लेना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लगता है कि समाज के फायदे की बात है, क्योंकि आप लोग तो भी तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जब कहीं टेस्ट होगा या कुछ सामने आएगा। हाँ जी सर। इस बात के लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रेस्ट कैंसर, जो सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर करके बोलते हैं, जिसमें मतलब पैंक्रियास की ट्यूमर हो या गॉल ब्लैडर की ट्यूमर हो या लिवर की ट्यूमर हो, जो भी ट्यूमर है, आज तक इनका जो ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट जो भी हुआ है वो सारा ट्रायल्स जो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में हुआ है उसी की बेस लाइन पे ही करते हैं। उसी के बेस लाइन पे है। सो ब्रेस्ट कैंसर एक बढ़िया एग्जाम्पल है जिसमें हमको पता लगेगा कि अगर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों का होगा तो कितना बढ़िया ओवरऑल कैंसर का मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा। डेफिनेटली हर बंदे को अपना प्रायोरिटीज़ और सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना है कि क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेना है कि नहीं लेना है, ये उस पर डिपेंड करता है। डेफिनेटली जी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी हमारे पास मरीज आते हैं, जनरली ये मेटास्टेटिक सेटअप में ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा फैलाव होता है तभी हम ऐसा ट्रायल में इंक्लूड करने के लिए ऑप्शन देते हैं। सो कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भी अपना पेशेंट से बहुत डिटेलली डिस्कस करना है, उनको ये भी बताना है कि उससे फ़ायदा और नुकसान किस लेवल तक है
और किस लेवल तक हमको पता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रायल में जो भी ट्रीटमेंट होता है उसमें पूरी तरह इन्फॉर्मेशन किसी के पास होता नहीं। सो ये सारा जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप शेयर करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू डिस्कस विद द कंसर्न्ड हाँ जी, यस, विद द कंसर्न्ड पेशेंट एंड वी ट्राई टू कीप देम अवेयर ऑफ व्हाट मे हैपन एंड व्हाट माइट हैपन। और डॉक्टर संतोष, जेनेटिक टेस्टिंग क्या है या करवानी चाहिए? हर बंदे में जेनेटिक टेस्टिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है सर। अगर किसी को स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है और किसी का फैमिली में मेल ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या यंग पेशेंट्स जो 40 साल से पहले ही ब्रेस्ट कैंसर के साथ हमारे पास पहली बार प्रेजेंट हुआ है, ऐसा लोगों में हम काउंसिल करेंगे पहले जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, तब जेनेटिक टेस्टिंग के लिए आगे भेजेंगे, क्योंकि आजकल आमतौर से इसकी आवश्यकता नहीं है, रेगुलर बेसिस में ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर देखिए, कैंसर का नाम सुनते ही आम आदमी घबरा जाता है, डरने लगता है। डर का कारण भी है। क्या इस डर पर अब साइंस ने कुछ हद तक जीत हासिल की है? ज़रूर सर, ये बात तो मैं मानता हूँ। 10 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट सर्जरी के अलावा कुछ नहीं था। उस समय 5 साल जीने की चांसेस होता था 30 से 40%, 10 या 15 साल पहले। या वो ग्रेजुअली इतना इम्प्रूव हुआ है कि अभी अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में हम इतना तक सोच सकता है कि सर्जरी और पूरी एडजुवेंट ट्रीटमेंट के बाद उनको ये बोल सकते हैं ये कैंसर फ्री है 5 साल के बाद जी। इस लेवल तक आया है, ये बहुत बड़ी जीत है। और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर में भी जिसमें ऑलरेडी फैला हुआ है, उनको सर्वाइवल इतना इम्प्रूव हुआ है कि महीनों से सालों तक चले गए। तो ये भी बहुत बड़ा जीत करके ही मैं सोचता हूँ। लगातार आप लोग काम कर ही रहे हैं। हाँ जी। और पीजीआई वैसे भी इस मामले में आगे रहा है, अग्रणी रहा है। यस सर। और डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम का समय लगभग समाप्ति की ओर है, आपको भी जाना होगा। आज जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश हो आपके लिए? ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस हर महिला को होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चाहिए, आजकल इतना सोशल मीडिया इम्प्रूव हो गए कि हर जगह पे उनको इजीली अवेलेबल है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महिला को आना चाहिए। वो आपने बताया है कि खुद कैसे करना है, और अगर आपको कोई शक होता है तब तो डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना है। यस, एंड स्पेशली ये प्रॉब्लम में एटलीस्ट हमारा सेटअप में हम ज़्यादा देखे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स महिलाएं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। 1-2 साल तक उसी गांठ के साथ घर पे ही रहते हैं और कभी हॉस्पिटल पहुंचते नहीं। बस एक ही बात दोहराते, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। नहीं। समटाइम्स फैमिली मेम्बर्स भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। सो इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना फैमिली मेम्बर्स को पहले बताओ, और ज़रूर डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पहुंचना है, तभी उसको कंप्लीटली ट्रीट करना भी पॉसिबल है। हो सकता है पहली स्टेज हो और वो क्योर हो जाए। हाँ जी। तो डॉक्टर संतोष, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने ब्रेस्ट कैंसर और उसकी मैनेजमेंट को लेकर बहुत अच्छी जानकारी दी। फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको बुलाएंगे और आपसे बातें करेंगे। यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, आज के FM लाइफलाइन प्रोग्राम में हमारे साथ रहे डॉक्टर संतोष, असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी PGI चंडीगढ़। डॉक्टर संतोष इरिंकी, इन्होंने हमें ब्रेस्ट कैंसर और इसकी मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी। इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी सितेश मिश्रा ने। अब अपने होस्ट एंड दोस्त अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। अगले सप्ताह एक और मेहमान के साथ एक और टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। FM लाइफलाइन।